हेलो एंड वेलकम टू जरा हट के। आज कॉलिंग डे है, फ्राइडे को हमेशा ही होता है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं और कॉल कीजिए, अपने व्यूज शेयर कीजिए। मुझे ज्वाइन किया है साथ ही वसअतुल्लाह खान और जरार खोड़ो ने स्काइप पर। पहले कॉलर हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को कामरान अली हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। करप्शन खत्म करने के जो दावेदार बनते थे वो ईमा के मगर अपने बहुत कमजोर निकले हैं। जो देते थे सदा इल्जाम औरों को करप्शन का, ये अरबाब हुकूमत खुद भी बिजली चोर निकले हैं। अच्छा, कैसे? बिजली की लोड शेडिंग जो है वो नवाबशाह के अंदर डबल हो गई है और बिल भी इस दफा डबल आए हैं। टैक्सेस के अंदर भी इजाफा किया जा रहा है और बिजली के निर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। अब जबकि पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कम हुई हैं, तो ये बिजली की कीमतें तो हुकूमत के हाथ में है, वो क्यों कम नहीं हो रही? नवाबशाह दुनिया का गर्म तरीन इलाका है और यहाँ लोड शेडिंग दूसरे इलाकों से ज्यादा है। और जिस हाल में हम लोग रह रहे हैं हमें ही पता है। आप कराची वाले तो ठंडी हवाएं खा रहे हैं आजकल। सही बात है कामरान भाई, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग पता नहीं क्यों हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हुई हैं, फ्यूल सरचार्ज, उसके अलावा ज़्यादा बिल सबको ही आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये शायद तरीक़ाकार ये अपनाया गया है कि 30 जून से पहले पहले जो जो चीज़ इकट्ठी हो सकती है वो हो जाए। और जाहिर है आपको पता है हर हुकूमत जो है वो हमारी और आपकी जेब पर ही हाथ मारती है। जिनसे उन्होंने टैक्स लेना होता है वो ना देते हैं, ना हुकूमत कोशिश करती है। तो ज्यादती है हमेशा होती है, हमेशा हम लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि कम से कम इस लोड शेडिंग भी कर रहे हैं और बिल भी डबल भेज रहे हैं। ये शायद नया पाकिस्तान है, इसमें दोनों चीजें साथ साथ आ रही हैं। नहीं, मैं मुबश्शिर, अगर आप इजाजत दें तो जी। जो भी इस तरह का सवाल आज पूछा जाएगा ना या आज के बाद पूछा जाएगा, मेरे पास एक ही जवाब होगा और वो है कि बस एक दफा टाइगर फोर्स को आने दो, सब सेट हो जाएगा। तो टाइगर फोर्स को आने दें। जब टाइगर फोर्स आएगी आपके पास कामरान भाई, आप उन्हें कहना कि यार ये लोड शेडिंग का मामला भी संभाल लें। अगर कोरोना भी संभाल रहे हैं, प्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं, टिड्डी दल के साथ भी लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो एक और महाज पे भी लड़ रहे तो क्या बड़ी बात है? क्यों, क्या ख्याल है? बस ये कि छीन न लें बाकी जो आवाम के पास बचा है टाइगर फोर्स। बाकी खैर है, क्योंकि जो अब तक के उनके टाइगर फोर्स की परफॉर्मेंस देखी है वो समझ नहीं आ रही। क्यों गुस्सा साहब, आपको कुछ समझ आ रही है? अगला कॉलर है कोई? राहील अशर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील। जी राहील भाई। हेलो राहील भाई, कहाँ है राहील भाई? राहील भाई चले गए यार। चलिए मोहम्मद अवैस साहब से बात कर लेते हैं, कराची से कॉल कर रहे हैं। जी अवैस साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अवैस। सर मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, कराची से मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली दो चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था। एक तो ये है कि हमारे इंटीरियर सिंध में मेरे पर्सनली बहुत सारे ऐसे डॉक्टर दोस्त हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर जो है किसी भी तरह के कोई स्टेटिस्टिक में उनका कोई डाटा कोई शो नहीं हो रहा है। एक चीज़ उसके बारे में शायद जो है मतलब वेदर वो डेटाबेस में शुमार हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो पॉजिटिव हैं उनके बारे में कोई एसेट मेंशन किसी भी तरह के जो है ना मीडिया आउटलेट पे उनका जो है मतलब उनका जिक्र नहीं है। एक चीज़ ये है और दूसरा ये है कि अब जबकि हम बेसिक तमाम जो है अपना लॉकडाउन भी उठ रहा है, अल्लाह बेहतरी फरमाए, दुआई कर सकते हैं, अब फिर अल्लाह पे ही मामला छोड़े जा सकते हैं। तो अब कोई सेकंड फेज की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही कि कोई जो ऑलरेडी जो ऐसे कैरियर्स हैं जो कि हमारे माशरे में वैसे ही हमारी लोकेलिटी में घूम रहे हैं, उनकी कोई एंटीबॉडी टेस्टिंग की कोई स्ट्रेटजी है, उनको किस तरह से जो है वेदर वो पॉजिटिव हैं, रिकवर्ड हैं,
उनकी प्लाज्मा की वेदर डोनेशन का या फिर जो भी मतलब एक सेकंड फेज की कोई प्रेपरेशन नजर आती है, ताकि यह है कि एक ये चीज क्लियर हो जाए कि वो या तो वो कैरियर्स हैं तो उनको अलग किया जाए, या फिर इस तरह अगर वो रिकवर हो चुके हैं तो फिर उनको किसी प्रॉपर वे में जो है मतलब उनसे प्लाज्मा लिया जाए, या फिर उनको यह है कि उनको एक तरह से सर्टिफिकेशन हो सके उनकी कि जो है मतलब वो वापसी अपनी ड्यूटीज या फिर इस तरह की एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकें। तो ये जो है इसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। इसके बारे में अगर आप आवाज उठा सकें या फिर आप मेंशन कर सकें अपने इस खास तौर पे। मैं अर्ज करता हूँ, आप चूंकि खुद डॉक्टर हैं, लिहाजा मुझे शायद ये गैस वर्क था मेरा कि आप सेकंड फेज की बात ना करें। बात यह है कि यहाँ फर्स्ट फेज की कौन सी स्ट्रेटेजी आपको नजर आई कि अब आप सेकंड फेज की स्ट्रेटेजी का मुतालबा कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली, चूंकि आप खुद मेडिकल कम्युनिटी से हैं, आपसे बेहतर किसे एहसास होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ डॉक्टर्स हैं और उनकी राय है, और दूसरी तरफ बाकी सब हैं रियासत समेत, और जो इस वक्त मार्का है वो मेडिकल कम्युनिटी वर्सेस रेस्ट ऑफ द नेशन के दरमियान है। और हथियार जो है, जिद का हथियार पकड़ा गया है कि बस हमें नहीं मानना है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर ने जो टाइगर फोर्स से खिताब किया वो सुन रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आज तक मायूस नहीं किया अपनी किसी भी तकरीर से, आज भी उन्होंने मायूस नहीं किया। उन्होंने फरमाया कि मुल्क अब दूसरे लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या किसी ने पहला लॉकडाउन देखा है? अगर देखा है तो मुझे भी बता दे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमें कोरोना के साथ नहीं, देखिए एक चीज कहूंगा कि डॉक्टर साहब मायूस ना हो, स्ट्रैटेजी बिल्कुल है, और वो मैं 3 अल्फाज में उसको सम अप कर सकता हूँ। अल्लाह मालिक है, दैट इज द स्ट्रैटेजी। फेज 1, फेज 2, फेज 55 जितने भी हैं, स्ट्रैटेजी हमारी एक ही है। मिक्स्ड मैसेजिंग, कंफ्यूज्ड मैसेजिंग, और के बस जी जैसे चल रहा है वैसे ही जैसे ही चलता रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, यही स्ट्रैटेजी। और ये कि साढ़े तिना रहना बेसिकली जो है वो साढ़े तिना रहना वाली स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नासिर साहब हैं हमारे साथ, चीचा वतनी से हमारे साथ हैं नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी नासिर भाई। वालेकुम सलाम जी। सर जी साडी ने ये आदर्श है कि दर्जा चहारम दे मुलाजमां दा भी किते उठा लिया करो मसला इससे। 24 घंटे ड्यूटी लेंदे हैं जी, देखो 24 घंटे ड्यूटी लेंदे आ है। इन्हां नूं समझो कि इन्हां दी तनखाहां देखो कितनियां मामूली है, ते गां मसों ये नहीं कोई बढ़ा रहे तो हुकूमत वालों सोचदा है कि दर्जा कम से कम दर्जा चहारम दे बढ़ाओ। तो आप कहाँ नासिर साहब काम करते हैं दर्जा चहारम में? चीचा वतनी। किस डिपार्टमेंट में? नहीं, एजुकेशन में। एजुकेशन में। तो 24 घंटे कैसे ड्यूटी ली जा रही है? जो दिल कर साल लेंगे, चलो ड्यूटी तो देनी है, जी है, चल तनखाह का मसला, चल तनखाह तो बताओ। स्केल कई है, स्केल 26 साल हो गए तीजे स्केल काम करते हैं। ठीक है नासिर साहब, आपकी मेरे ख्याल में तमाम हुकूमती जो मुलाजमीन हैं वो हमेशा की तरह उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बजट में उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, और जो इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं कि बढ़ेंगी। अब देखते हैं कि कितनी बढ़ाते हैं जी। तो तारिक साहब हैं हमारे साथ, मोहम्मद तारिक कराची से। जी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम साहब। क्या अजब है इस कौम का अदालती निज़ाम, क्या अजब है इस कौम का अदालती निज़ाम। अदालत ही कर रही है कुदरत अदालत को बदनाम। डाकू और लुटेरे बनकर मुअज़्ज़िज़ फिर रहे हैं सरेआम। डाकू और लुटेरे बनकर मुअज़्ज़िज़ फिर रहे हैं सरेआम। बरसों से तरस रही है इंसाफ को गरीब अवाम। मसनद अदालत पर बैठकर कहला रहा है वो जज। मसनद अदालत पर बैठकर कहला रहा है वो जज। हकीकत में यही है इन डाकुओं और लुटेरों का पेश इमाम। हो जाता है जिस कौम में जब अदल का फुकदान,
कुदरत भी कर देती है तारीख, फिर भयानक उसका अंजाम। ये 2-4 दिन पहले मैंने एक फेसबुक पर एक क्लिप चलता हुआ देखा है। अगर वो कोई जज, मैं नहीं समझता किसी जज की नजर से वो क्लिप या वो पोस्ट ना गुजरी हो, अगर कोई बाकिरदार जज होगा, बाखुदा इस्तीफा देके घर चला जाएगा। जी, आप किस केस की बात कर रहे हैं? आप किस केस की बात कर रहे हैं तारिक साहब? केस क्या था? कौन सी एक पोस्ट चली है 2-3 दिन पहले फेसबुक पर। हाँ जी जी, आप यकीन करें क्या क्लिप थी? गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बॉस, हम आपकी फेसबुक पर नहीं है ना, आप बताएं तो सही ना कि क्या क्लिप थी। सर मैं वो अल्फाज यहाँ पर नहीं दोहरा सकता, बखुदा नहीं दोहरा सकता, इतने उसमें अल्फाज, सख्त अल्फाज थे। तारिक साहब, आपने असल में कुछ जो है अशार लिखे, गालिबन आपको मुशायरे में मौका नहीं मिला तो आपने सुना दिए। कोई सियाको सवाक नहीं, जर्नल आपने गुफ्तगू की, सारी जुडिशरी को आपने रगेदने की कोशिश की, कोई स्पेसिफिक बात किए तो आइंदा बराहे करम अपना वक्त बचाने के लिए जो स्पेसिफिक बात है वो किया करें हसास मौज़ूआत पे। ये ओपन फोरम नहीं है कि जिसका जो जी चाहा मुंह में आके कह के निकल लिया। तो खुदा के वास्ते 20 स्पेसिफिक आइंदा ख्याल रखिए अगर आपको कॉल करनी है। थैंक यू सो मच। और बहुत इम्तियाज हुसैन साहब हैं कराची से। जी इम्तियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो वसल्लल्लाह साहब, आई होप कि ये अच्छे होंगे, अल्लाह इनको सेहत दे, जिंदगी दे आप सबको। मैं दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, अभी मेरी निगाह से एक खबर गुजरी तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि 8 अरब रुपए के साबुन खरीदे गए। तो ये क्या इसके मामला थे? मेरे समझ से बाहर है कि 8 अरब रुपए के अगर साबुन खरीदे गए तो 8 अरब रुपए में तो 8 बेहतरीन किस्म के अस्पताल बनाए जा सकते थे। और कोरोना के हवाले से मैं ये चीज करना चाहता हूँ कि खबरें आ रही कि अस्पतालों में जगह नहीं है। जनाब 4-4.5 करोड़ मकामी और गैर मकामी लोग कराची के अंदर रहते हैं, सारे पाकिस्तानी। तो आप मुझे बताएं वसल्लल्लाह साहब, क्या कराची में इस वबा से पहले के अस्पतालों में जगह होती थी? हरगिज नहीं होती थी। ये मेरा तजर्बा और जाती एक्सपीरियंस है। और रह गई बात इमरान खान साहब की कि क्या मैं इनको बड़ा ताकतवर वजीर आजम देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। देखे ना, पेट्रोल वाला चाहे अपनी मनमानी करे, चीनी वाला चाहे आवाम पे जुल्म कर दे, जो चाहे जिसकी। तो क्या इमरान खान साहब बहुत कमजोर वजीर आजम है? हालांकि जब ये क्रिकेट के मैदान में होते थे तो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म का कप्तान हुआ करते थे। तो और इंडिया के हवाले से कहता हूँ कि लातों के भूत अब बात। जी बहुत शुक्रिया। फहरिस्त जाहिर है कि बहुत लंबी है, ये तो चलती चली जाएगी। मैं आपका जो पहला पार्ट है उस पर बात करना चाहता हूँ। 8 अरब रुपए के साबुन, ये खबर जो है तकरीबन 1 महीने पहले आई थी कुछ लोकल अखबारात में, लेकिन उसका फिर कोई फॉलो अप नहीं आया। अलबत्ता हुकूमत सिंध ने एक पॉलिसी बनाई थी कि चूंकि लोगों के पास साफ पानी और हाथ कैसे धोए जाने चाहिए प्रॉपरली, जब कोरोना नया नया आया था, तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इख्तियार दिया था कि वो एक खुसूसी फंड से 10 लाख रुपए मालियत तक का साबुन खरीद के जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें तकसीम करें। यहां तक मैंने सुना था, इसके बाद कोई फॉलोअप नहीं आया उसका। जी, वो बढ़ के स्नोबॉल हो के सर वो रकम शायद 8 अरब हो गई है 10 लाख से। वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। मोहम्मद बिलाल हैं भावलपुर से। जी बिलाल साहब। नाम सर ऐसा है कि पहले कौम के 437 अरब लूटे गए वो GIDC में। उसके बाद अब ये जो है पावर प्लांट की रिपोर्ट आई है, उसमें खरबों के 50 खरब के जाना ये स्कैंडल है। और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, रजाक दाऊद जैसे जो हर स्कैंडल में इन्वॉल्व रहे हैं, अभी भी उनके एडवाइजर बने बैठे हैं। वो इन्होंने भी क्या नून लीग वाली पॉलिसी अपना ली है? इमरान खान साहब ने भी क्या ये नून लीग में शामिल हो गए? मेरा मतलब अब ये देखिए बिलाल भाई ये हर हुकूमत जो है आने से पहले उसको देखें। हमारे मुल्क में कार्टेल्स बने हुए हैं जिन्हें आप अगर आसान अल्फाज में माफियाज भी कह दें।
तो वो हर हुकूमत को सपोर्ट करते हैं कि वो जब आती है, जब वो आ जाती है तो हर कोई उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेता है और हुकूमतें बिल्कुल पावरलेस होती हैं इस मसले के ऊपर, क्योंकि उनकी फंडिंग वहां से हुई हुई होती है, वो माफियाज उनको लेकर के आते हैं, उनके लिए लॉबिंग करते हैं, तो बाद में जाहिर है पे बैक टाइम होता है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये जो आपने बड़ी बड़ी रकमें बताई 737 अरब और 150 खरब, ये तो हम जब वजीर आजम आए थे उन्होंने कहा था जी 500 अरब उधर से लाऊंगा तो 500 अरब वहां से बचाऊंगा तो इतने 100 अरब वहां से बच जाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बचा और मेरे ख्याल में अब तो अरब भी नहीं बचे क्योंकि ऑयल इतना कम हो गया है कि वो ऐन वाले अरब भी मुश्किल में है। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ नया नहीं हो रहा है, ये ऐसा ही होता आएगा। फयाज बख्श है दुबई से। हाँ जरा जी, नहीं खैर है, ठीक है, अगले कॉल ले लें। फयाज बख्श साहब। ठीक है फयाज बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी अभी ये बात कर रहे थे कि कोरोना जो बढ़ रहा है, पहली बात तो ये है जब मीडिया चीख रहा था ईरान से ज़ायरीन आ रहे हैं तो उन पर कंट्रोल करो, मीडिया भी कह रहा था, सब कह रहे थे, तो उस टाइम हुकूमत ने नहीं सुना। तो अभी कहते हुए ये वो वगैरह वगैरह, अभी मेरी पहली बात है कि हमारे लोगों को इस चीज़ का पता है या नहीं है, नॉलेज भी है नहीं है। नंबर 2, तो हमारा जो मेन मसला है, अभी हम यूएई में बैठे हुए हैं, सुबह से जाके कौंसलेट में या गल्फ एयरलाइन में या हम फ्लाई दुबई में जाते हैं या एमरेट्स में कहीं भी पाकिस्तान को लाइनों में पूरा दिन खड़ा होकर हम वापस आ जाते हैं। बच्चों के फैसला हो गया स्कूल का, हम बच्चों को जाना है पाकिस्तान भेजेंगे, मकान आखिर हमको ढूंढना है, अपना मकान तो नहीं है, वहाँ मकान ढूंढेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं, बच्चों को वहाँ एजुकेशन हम कैसे कराएंगे। और तीसरी बात ये जो हमको ये नैप ने जो छोड़ा हुआ है, हमने पैसे भर दिए प्लाटों के, मिलीनियम सिटी में आपको पहले भी बता चुका, उसका अभी तक कुछ हमारे कोई कंफर्म नहीं हुआ, तो अब हम कहाँ जाएं? अभी इधर से जाएंगे कोरोना में तो हमको अपनी जगह जो प्लॉट लिए वो भी नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाएं? आप बताएं। इमरान खान साहब आते हैं, ओवरसीज ये कर दे वो कर, और आज ओवरसीज धक्के खा रहा है, दर दर फिर रहा है, भीख मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो आज इमरान खान ओवरसीज के लिए क्यों नहीं करता कुछ? आज करटीना के लिए ये हो गया, वो हो गया, केस ज्यादा हो गया, आप ख्याल करो, एहतियात करो। हमको क्यों कहते हैं? हम तो ऑलरेडी इसमें है, करटीना में है, हमको क्यों कहता है? वहाँ जो पाकिस्तान में लोग घूम रहे हैं वारदात बाजारों में ऐसे घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं कहते, उनको क्यों नहीं पकड़ते? हमारे ऊपर पूरी बात क्यों? सब ओवरसीज पाकिस्तानी पे क्यों? बिल्कुल फयाज साहब, आपने जो बात की है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज इस खासे बहरान का शिकार हुए हैं और 15 से 20 हज़ार लोग अब तक खलीजी ममालिक से वापस आ चुके हैं जिनकी जॉब्स गई हैं, ख़त्म हुई हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये तादाद 50,000 से भी बढ़ेगी। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को यहाँ इंतज़ामात करने पड़ेंगे इवेंचुअली कि जो लोग आएंगे, मगर हुकूमत ज़ाहिर है जो ऑलरेडी लोग यहाँ मुल्क में मौजूद हैं उनके साथ कुछ नहीं कर रही और उन्हें भी कह रही है कि जी आपने खुद ही ख्याल रखना है। तो बात तो तल्ख है और बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी से मांगने का वक्त आता है या मुल्क को कोई मुश्किल होती है माशी, तो सबसे पहले यहाँ के हुक्मरान वही कहते हैं कि जनाब पैसे भिजवा दें और अपने मुल्क की खिदमत करें। अब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये वक्त है कि जो भी हुकूमत है वो उनको ख्याल रखना पड़ेगा, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का किस हद तक रखते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले फयाज बख्श साहब की कॉल थी दुबई से, और ये उन पाकिस्तानियों में से वो बैरून मुल्क खलीजी ममालिक में काम करते हैं, और इनका कहना था कि क्योंकि वहाँ पे जाहिर है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और बेरोजगारी हो रही है, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कुछ पैकेज या कुछ उनको एडजस्ट करना चाहिए। अब देखिए, हम आपको तसल्ली दे सकते हैं
लेकिन मेरी नजर में तल्ख हकीकत ये है कि ना हुकूमत ने कुछ करना है और शायद ना हुकूमत कुछ कर भी सकती है। आप अगर सिर्फ पाकिस्तान की जॉबलेस फिगर्स देख लें, जो प्रोजेक्शंस हैं कि मेरा ख्याल है कि क्या 30 लाख 40 लाख इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो उनको कौन एडजस्ट करेगा? और अनफॉर्चुनेटली अगर उनको कोई एडजस्ट नहीं कर सकता तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी कहाँ एडजस्ट होंगे? बिल्कुल हम ये बात कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए कि जी कुछ कर लें, लेकिन क्या करें और क्या किया, कुछ किया जा भी सकता है, क्योंकि मेरी नजर में कुछ नहीं किया जा सकता है इसके बारे में। इट्स अनफॉर्चुनेट, आई हेट टू से इट, लेकिन मेरी नजर में दिस इज द रियलिटी। इकबाल हुसैन साहब से बात कर लेते हैं, कराची से ही हाँ, इकबाल भाई। मेरी दो तजवीज़ें हैं। एक तो ये कि हुकूमत जो इमरान साहब ने जो ये लोगों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को 2,000 रुपये और 12,000 रुपये देना शुरू किए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लोगों का फ़ायदा हो रहा है इसमें। लेकिन इसको अगर दूसरे तरीके से किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर ना होगा? मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ ये है कि हर ज़िले में एक इंडस्ट्रियल होम, हैंडलूम्स या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बना दें और वहाँ पर लोग, जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको पार्टिसिपेशन की बुनियाद पे, नॉट एम्प्लॉइज़ की बेसिस पर, पार्टिसिपेशन की बुनियाद पे उनको हायर कर लें और वहाँ से जो चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, वो मिसाल के तौर पर अगर कपड़ा प्रोड्यूस होता है और ये गारमेंट्स अगर प्रोड्यूस होती हैं, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जितने प्यून्स वगैरह या जो चौकीदार वगैरह हैं, उनके लिए लाजमी कर दे, तो एक चेन साइकिल बन जाएगा। एक तो ये है। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हर जिले में कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडलूम्स और गारमेंट फैक्ट्री बना दी। दूसरी तजवीज़ मेरी ये है कि जितने स्कूल और कॉलेजेस के लड़के हैं, इनको सोशल वर्क पर आमादा किया जाए। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैं सोशल वर्क का मैं हामी हूँ बहुत। पॉलिटिक्स से मेरा कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। तो इनको हर वक्त कोई ना कोई सोशल वर्क, ईच वन टीच वन जैसी बात है, या जैसे अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूरी कर दे। मसला अस्पताल में अटेंडेंस का जो मसला होता है, वहाँ जाके अटेंड कर ले। सोशल वर्क पर आमादा करें ताकि इनको एक अच्छी हमारे कौम और नस्ल पैदा हो। सर इकबाल साहब, मैं आपके दोनों पॉइंट के साथ एग्री करता हूं और मेरा ख्याल है ये जो आप जो कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, थोड़ा सा जो मॉडल है ये कोऑपरेटिव्स किस्म का मॉडल है ना, इसमें मैं एक इजाफा भी कर सकता हूं कि आप लोकल मतलब मोहल्लों में आप कम्युनिटी गार्डन्स भी बना सकते हैं। इनफैक्ट इस तरह की और बहुत एग्जांपल्स भी हैं दुनिया भर में, और इनफैक्ट हो सकता है कि अगले हफ्ते या उसके बाद इन पर भी हम थोड़ी सी बात करें मिसालों के साथ। जहां तक ये सोशल वर्क और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात है, यार आई 100% एग्री विद यू। आई एम सॉरी मैं आपको यार कह रहा हूँ, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि एक तो हमेशा कहा जाता है ना कि जी हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन है, यूथ इज आवर एसेट, तो फिर जब यूटिलाइज करें ना। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप एक ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट आप बना लें कि इतनी आवर्स आपने वो सोशल वर्क या वॉलंटियर वर्क या इस तरह का कोई काम करना है। बेशक वो किसी अस्पताल में हो, बेशक वो SIUT में हो, ईदी के साथ हो, किसी और इदारे के साथ हो, लेकिन ये होना जरूरी है। एंड वी विल बिल्ड बेटर सिटीजन्स अगर हम ये करें। कुछ स्कूल्स और कुछ यूनिवर्सिटीज में ये होता है, लेकिन बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, ये नेशनल लेवल पर होना चाहिए। जी बिल्कुल। हैदर रजा हैं हमारे साथ कराची से। जी हैदर साहब। जनाब। जी भाई। जी सर हम वही एक ही मुद्दे पे बात करेंगे आपसे। सर हम वही PTCL के पेंशनर हैं जिनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, जिनके कोई पुठाने वाले, रोज 4-6 लोग कम हो जाते हैं, रोजाना का है सर। आप अभी आपने चीफ जस्टिस साहब ने प्रोमोटर ले लिया 3 दिन के ऊपर, वहाँ जो ये मामला वहाँ की डाउन साइजिंग चल रही है। और क्योंकि हफीज शेख साहब का काम ही यही है कि जब जिस दौर में आए हैं उन्होंने यही काम किया है। हमारे यहाँ भी हमारा बेड़ा गर्क करके चले गए, अब ये फीड मिल के पीछे लगे और 3-4 इदारे हैं उनके पीछे लगे हैं। और भाई अगर आप किसी के लिए कुछ करके जा रहे हो तो उनके बाद के मामला को सीधे करके जाए। आपको यानी आपको ये पता हुआ है कि नेशनल बैंक के पेंशनर है, उनका भी मामला नहीं चल रहा, इसलिए चल रहा कि वही वकील जो नेशनल बैंक का है वही वकील हमारा है। हमारा जो उन्होंने PTCL ने जो वकील हायर किया है वो खालिद अनवर साहब, वही वकील जो है नेशनल बैंक में भी हायर किए हैं। जी बिल्कुल। पता नहीं किस टाइप के वकील हैं जो यानी हमारे केस को आगे चलने ही नहीं दे रहे, कोई मामला ही समझ में नहीं आ रहे सर। या फिर ये कि दुआ हम पे भी फातिहा पढ़ दीजिए, हो सकता है हमारा भी हिसाब पूरा हो जाए।
मैंने इन बातों को तो देख के कम से कम जज साहब को ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो लोग जा रहे हैं इनका कुछ ना कुछ तो कर दिया जाए। किस सीमत में हम जाएंगे, क्या करेंगे? आप भी जानते हैं कि पेंशनर होता है उस बेचारे का ये समझने के घर में एक ऐसा मकाम होता है कि जिससे से कोने में डाल दिया जाए। तो कम से कम हैदर भाई, हैदर साहब, आपकी तरह मतलब पता नहीं कितने लोगों की हमें कॉल्स आई होंगी जब से हमने कॉल इन डे शुरू किया है, और मेरे ख्याल को 4-5 साल तो हो गए होंगे ऐसे, और एक हफ्ता नहीं गुजरता जब इस तरह की कोई कॉल नहीं आती। और अब तो अब मुझे पता है, मतलब वैसे कहेगा जी बिल्कुल आपको जाना चाहिए कोर्ट और इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। मैं तो मतलब ये तसल्ली भी नहीं दे सकता अब। मुझे तो लग रहा है कि कोर्ट स्ट्रेटेजी जो है, चले गए हैं जरार, कोर्ट तो चले गए हैं, आप वो हाई कोर्ट भी चले गए, वहां से भी इन्हें मिल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में भी फैसला दे दिया, फिर रिव्यू है। अब वो रिव्यू वैसे आम हालात में ये सिर्फ एक हियरिंग की मार होती है, मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है कि आप वकील अच्छा कर लो तो डेट्स जो है खुद ब खुद आपको मिलती रहती हैं। यार पता है स्ट्रेटेजी क्या है? अगर मतलब खुल के बंदा बात करे यार, खुल के बात करते हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि जब पेंशनर ही नहीं बचेंगे तो फिर पेंशन देने की जरूरत क्या है? स्ट्रेटेजी ये, इतना वेट करो कि सब मर जाए, सब मर जाए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। और इसी बात पर वक्फा दे देते हैं। वेलकम बैक। अदनान हुसैन साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अदनान हुसैन मेरा नाम है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, और उसमें कुछ थोड़ा सा इशू ये आया है कि इन्होंने की तनख्वाहें कम कर दी। नंबर 1, हम रेडी वालों के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, आजकल हम उनसे भाव भी नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी वजह ये है कि उन पर माली दबाव। दूसरा मरहला, हम मदीना की हसरत सुन रहे हैं काफी देर से, मैं गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं कर रहा, मेरी बात आप जेब में रखें, मैं किसी सियासी जिसे कहते हैं पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ। असल चीज़ है मदीना की रियासत और कनाडा और इंग्लैंड की रियासत की रफाही रियासत करते हैं। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, हमारी पहला मरहला ये कि तनख्वाहें कम करती है। दूसरा मरहला ये होगा कट डाउन करेंगे, अगर 6-7 पढ़ा रहे हैं तो 2 से काम लेंगे या 4 से काम, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है। उनकी भी लॉजिक बिल्कुल ठीक है प्राइवेट स्कूल वालों की। प्राइवेट स्कूल में बड़े सेक्टर आपके सामने LGS, बीकन हाउस और सिटी स्कूल हैं। इनकी लॉजिक ये है कि बच्चों की फीस नहीं आ रही, पेरेंट्स फीसें जमा नहीं करवा रहे क्योंकि स्कूल नहीं चल रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये बहस बहुत लंबी है कि आपके रेंट चल रहे हैं उनके 12-12 लाख 10-10 लाख का उनका बिल्डिंग का रेंट है, सबसे बहुत ज्यादा है, नो डाउट इन दैट। तो सेकेंडली हमारा मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट वालों की तरफ कोई पेंशन नहीं होती, हमारे हमेशा प्रोविडेंट फंड मिलेगा जो 8 लाख से लेकर 15 लाख तक होगा। हम उसमें क्या करेंगे, कौन सा कारोबार करेंगे? एक उस्ताद जो है वो 25-30 साल बाद जब रिटायर होगा तो वो सिर्फ नौकरी करके रिटायर होगा, उसके पास कोई तजर्बा नहीं है कि वो कारोबार कर सके। फिर पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में 8 से 15 लाख में कौन सा कारोबार आता है? आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह समझते, जरा खोड़ साहब, मुसद्दुल्लाह खान साहब, मुबशर जैदी साहब, अल्लाह आपको सेहत सलामती और मान में रखे। ये जो कनाडा की रियासत की और मदीना की रियासत की जब बातें करते हैं, इन्होंने 22 साल जद्दोजहद की, मैंने इमरान खान को वोट कास्ट किया था, नेक्स्ट टाइम भी मैं इमरान खान को ही वोट दूंगा इंशाल्लाह। एक पार्टी वाबस्ती है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मदीना रियासत की बात करते हुए इन्होंने हमें 22 साल की जद्दोजहद में 2 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई। मुझे अपना मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में हूँ, मुझे बताएं मेरा कल क्या होगा। मेरे माशाल्लाह एक छोटी सी फैमिली है, मैं उसमें एक इज्जतदार तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूँ। क्या ये गारंटी मुझे इस मदीना रियासत में, इसमें या आने वाली 5 सालों में या गुज़श्ता 5 सालों में कोई एक शख्स, ये तीनों आप लोग बैठे हैं, बड़े सीनियर अराकीन बैठे हैं, आप लोग हालात हाजरा से और आने वाले टाइम से मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, क्या आप कोई गारंटी दे सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको जीरो गारंटी साहब। हम आपको क्या गारंटी दें? हम अपने आप को गारंटी नहीं दे सकते। जैसे आप कह रहे हैं, मतलब
जब हमारी भी जरूरत खत्म हो जाएगी, जब कभी ना कभी तो खत्म होगी, तो हमारी भी कोई पेंशन नहीं लगने वाली, ना ही कोई इतनी कोई लंबी तनख्वाह है कि बंदा मतलब साइड पर रखता रहे और फिर पता लगे कि 2-3 करोड़ रुपए बच गए हैं और इससे हम कोई कारोबार शुरू करें। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपने तो मुझे मजीद डिप्रेस कर दिया है, क्योंकि कभी कभी बंदा ये रात को सोचता है कि यार मतलब 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा अगर जिंदगी रही, और ऐसा ही होगा जैसे आप बयान कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। और खुद आपने कहा अदनान भाई के मखदूश नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में हमें सबको ही अपना मुस्तकबिल मखदूश इसलिए नजर आ रहा है कि कोरोना के बाद जो माशी हालात होंगे वो बहुत ही खतरनाक होंगे। अल्लाह पहले भी कौन से नौकरी अब तो मतलब और भी मजीद बुरे हो रहे हैं ना, यही तो मसला है सारा। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था। डॉक्टर अफशा करीम साहिबा हैं इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो डॉन न्यूज का थैंक्स करूंगी कि पाकिस्तान में कोई पहला आई थिंक तो अभी तक कोई प्रोग्राम है जो कि हम आम लोगों की भी सुनी जा रही है, वरना तमाम जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें बस वो सियासतदान और वो सब बोल के और चले जाते हैं और आम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो इसके लिए आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। सेकेंड, मेरा ताल्लुक ओवरसीज पाकिस्तानी से है। बेसिकली मेरा बॉर्न ब्रॉट अप सारा दुबई का था। हम लोग नए पाकिस्तान के ख्वाबों में वापस पाकिस्तान आ गए, लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये है सर कि जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अगर फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, हम बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, बट एवर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वहाँ कमाते हैं वो हम अपने मुल्क के लिए कमाते हैं, अपने मुल्क में लाने के लिए कमाते हैं। हम उन मुल्कों में दूसरी नेशनलिटीज़ के साथ रह के एक जंग लड़ रहे होते हैं कि हम एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकें, कोई ये ना कहे कि पाकिस्तानियों ने गलत किया है। हम वहाँ पर एक वॉर लड़ रहे होते हैं ग्लोबली, वहाँ पर हमारे साथ इंडियंस भी होते हैं, मल्टीनेशनल लोग होते हैं, लेकिन जितने भी हुकूमतें, चाहे वो पीपी हो, नून हो, पीटीआई हो, वट एवर, उनके जितने भी ओवरसीज सफीर होते हैं, ओवरसीज मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ पर आके तो वो हमारे साथ ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब दे आर ओनली फॉर अस, मतलब हम उनकी बातों में, उनके हम उनके जो वो ख्वाब होते हैं उनमें आ जाते हैं। उसके बाद पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ है और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज के साथ ऐसा होता है कि जब हम पाकिस्तान आते हैं उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को हम रीच करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम सुने, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो वो हमारी एक कॉल तक नहीं उठाना चाहते। और आप लोगों के तवस्सुल से मैं आज ऑन ईयर ये कहना चाह रही हूँ कि ये वही पाकिस्तान, वही पीटीआई, वही इमरान खान साहब जिनके लिए हम दुबई में चैरिटी प्रोग्राम्स करते थे, जिनके लिए हम वहाँ पर खजल ख्वार होते थे, कभी उनसे 1 रुपया नहीं लिया कि हमारा मुल्क बेहतर हो जाए। आज वो जुल्फी बुखारी साहब जब आप उनको कॉल करते हैं तो वो आपकी कॉल तक रिसीव करना मुनासिब नहीं समझते। एंड ही इज टेलिंग आई एम बिजी इन कोरोना। कोरोना एक उनको मजाक मिल गया, कोरोना उनको एक चीज़ मिल गई जिसको एक उन्होंने वो बना लिया। कोरोना के साथ आपके अपने पर्सनल काम भी चल रहे हैं, तो सर आप दूसरों के काम को भी प्लीज़ देखिए कि दूसरे लोग जो यहाँ पर पूरी जिंदगी अपनी कमाई लाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और उनके साथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है और वो प्रॉपर चैनल्स के साथ एक FIR काट रहे हैं या एक इदारों में जा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कौन सी मदीना की रियासत हमें उसका इंसाफ दिलवाएगी? और कौन से मिनिस्टर्स, कोई साहबा आएंगे, मदीना से कौन आएगा हमारे लिए? जो जिस मदीना के लिए हम पाकिस्तान आए थे, जिस मदीना की रियासत के लिए हम पाकिस्तान आए थे, उसका कौन सुनने वाला है? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन मिनिस्टर्स को भी बुला के बिठाएं ताकि ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें, इनको पता हो कि लोग कितने प्रॉब्लम्स में हैं यहाँ पर। विल डू दैट। बहुत आपने वैलिड पॉइंट उठाया है और हम बिल्कुल मिनिस्टर को कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक उनको बुला करके आपके यही सवालात उनके सामने रखें। फिलहाल वक्त खत्म हो गया है, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।